क्लास 6 की जो बुक आप पढ़ रहे थे हमारे अतीत, उसका पहला खंड, मेरी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में कुल 11 अध्याय हैं। कुछ एनसीईआरटी की किताबों में केवल 10 ही अध्याय हैं। और यहाँ पर जो 11वां अध्याय है ये शायद आपको पुरानी किताब में या नई वाली बुक में वो शायद 10 ही अध्याय मिलेंगे। तो मेरे पास जो बुक थी इसमें 11 चैप्टर्स थे और ये आज अंतिम अध्याय मैं आप सबसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसका शीर्षक है इमारतें, चित्र और किताबें। दरअसल ये जो शीर्षक आप देख रहे हैं ना, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स, ये टॉपिक पूरे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का जो कल्चरल डेवलपमेंट रहा है, प्राचीन भारत के इतिहास का जो सांस्कृतिक विकास रहा है, उसके विषय पर यह फोकस करता है। जैसे किताबों का मतलब है कि जो साहित्यिक विकास हुआ भारत में, कालिदास जैसे महान साहित्यकार हुए। चित्र की बात करें तो प्राचीन भारत में भीमबेटका की गुफाओं से जो चित्रकारी शुरू होती है वो अजंता तक पहुंचते पहुंचते अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। आरती, बिल्कुल सही आपने कहा। इस न्यू बुक में 10 चैप्टर है, मेरे पास जो बुक थी उसमें 11 चैप्टर है। और शायद आरती जो नई वाली एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये 10वां अध्याय है, लेकिन मेरी बुक में 11वां अध्याय है। ये बुक से ही मैंने आपके सामने पीडीएफ रखा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने 11 के 11 अध्याय आपको पढ़ाए हैं। थोड़ा बहुत शीर्षक में फर्क आपने देखा होगा, अदरवाइज आपको एनसीईआरटी चाहे पुरानी पढ़ रहे चाहे नई, कंटेंट लगभग सेम मिलेगा। तो जब हम यहाँ पर इमारतों की बात करते हैं तो जो गुप्त काल में बनाए गए मंदिर थे या फिर उसके बाद गुप्तोत्तर काल में जो भारत में मंदिर कला का विकास हुआ, वास्तुकला, चित्र की बात करें तो अजंता जैसे जो चित्र बनाए गए, और किताबों की बात करें तो जो भारत के प्राचीन इतिहास के कालखंड में महान साहित्यिक रचनाएं तैयार की गई, उसी पर इसमें जानकारी दी गई। तो एक एक करके इसको देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन से तथ्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे एनसीईआरटी का हर एक अध्याय एक स्टूडेंट के कहानी के साथ शुरू होता है। इसमें एक स्टूडेंट को टारगेट किया गया है कहानी बनाने के लिए जिससे बच्चों में रोचकता पैदा की जाए, और यहाँ पर उस विद्यार्थी का नाम है मरुत्सामी। देखिए, एक खास बात मुझे एनसीईआरटी की किताबों में और भी लगी कि इसमें आप देखेंगे जो अलग अलग अध्याय हैं जिनकी कहानियों को शुरू किया गया बच्चों के आधार पर, क्योंकि ये एकेडमिक बुक है, क्लास 6 के बच्चों को टारगेट करने वाली बुक है। तो जब क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हो इतिहास विषय, सोशल साइंस, तो उनमें एक रोचकता पैदा कर सके, इसलिए एक स्टूडेंट को ही सामने कहानी का पात्र बना दिया गया। तो मरुत्सामी नाम के साथ साथ मैं ये कह रहा था, एक रोचक बात आप यहाँ पर नोटिस करें तो एनसीईआरटी की किताब में हर एक अध्याय में एक बड़ा संतुलन बनाया गया कि कहीं पर किसी गर्ल्स स्टूडेंट को टारगेट किया गया, कहीं पर किसी बॉयज स्टूडेंट को टारगेट किया गया, और ना केवल गर्ल्स एंड बॉयज का एक रेशियो बनाने की कोशिश की गई कि बच्चों को एक अच्छा मैसेज मिले, बल्कि इसके साथ साथ क्षेत्र के अनुसार भी, कभी कोई बच्चा जो है उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश या बिहार राज्य का है, कभी कोई नॉर्थ ईस्ट का है। अब जैसे मरुत्सामी नाम से ऐसा लगता है कि शायद ये हो सकता है पूर्वी भारत या नॉर्थ ईस्ट से संबंधित हो। तो इस तरह से अध्याय जब जब आप यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो ये भी आप भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी का एक नमूना यहाँ देखेंगे कि एनसीईआरटी के बुक को लिखते समय इन बातों को ध्यान में रखा गया। अब ये कह रहे हैं कि मरुत्सामी आज बहुत खुश था, पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। यानी एक चीज आप नोटिस करिए कि कुतुब मीनार परिसर में एक लौह स्तंभ मौजूद है। गौर करिएगा, कहां पर है? कुतुब मीनार परिसर में। कुतुब मीनार आप सब जानते ही हैं कि दिल्ली में है। दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। भारत में तुर्कों के विजय के प्रतीक के तौर पर इसे देखा जाता है। दिल्ली में एक जगह मेहरौली, वहीं पर उन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी। हालांकि इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, लेकिन यही इसी कुतुब मीनार परिसर में कुतुब कॉम्प्लेक्स में ही एक लौह स्तंभ, एक आयरन पिलर है। तो इसके सामने मरुत्सामी पहुंचता है। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहां तक आना काफी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुत्सामी कभी नहीं भूल पाएगा। यानी यहां से कहानी शुरू होती है और फोकस करती है लौह स्तंभ पर, एक आयरन पिलर पर। एक जानकारी देने की कोशिश शुरू की गई है इसमें कि आयरन पिलर से हमें प्राचीन भारत के सांस्कृतिक विरासत को जानने का मौका मिलेगा। कैसे, जरा देखा जाए।
ठीक है, अब यहां लिखा धातु विज्ञान, यानी जिस लौह स्तंभ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये दिखाता है कि भारत में उस समय धातुओं के संदर्भ में कितना ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ चुका था कि धातु शोधन से भी ये लोग परिचित थे, मेटलर्जी से भी ये लोग परिचित थे। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। तो प्राचीन भारत में ही धातु विज्ञान के क्षेत्र में बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए। पुरातात्विक खुदाइयों ने यह दर्शाया है, यह साबित किया है कि हड़प्पा वासी कुशल शिल्पी थे, क्योंकि आपने पढ़ा था कि हड़प्पा काल में भी तांबे के औजार बनाए जाते थे, यानी तांबे का उपयोग। तो मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का उपयोग किया धातु के रूप में। सर, ऐप पर ज्योग्राफी की क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं आप? हाँ, एबी जी, आप किस ऐप की बात कर रहे हैं? सबसे पहले आप एबी जी ये स्पष्ट कर दीजिएगा किस ऐप की बात कर रहे हैं। अगर मैं पुरानी जो क्लासेस ले रहा था तो मेरी सेवाएं मैंने आपको बताया था कि 30 अक्टूबर को ही समाप्त कर दी गई, इसलिए मेरी क्लासेस भी समाप्त हो गई। 30 अक्टूबर से मैं सेवा मुक्त घोषित हो चुका हूं। मैं अब वहां पर सर्विस में नहीं हूं। तो जब मैं वहां पर सर्विस में ही नहीं हूं तो आपको पढ़ाऊं कैसे? अब अगर आप मुझसे पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपको मेरे प्लेटफॉर्म पर एक मौका मिल रहा है। आप चाहे तो यहाँ इंसेप्शन के इस यूट्यूब चैनल पर क्लासेस कर सकते हैं, या आप सबके लिए हो सकता है कि मैं अपने एप्लीकेशन पर भी क्लासेस प्रोवाइड करूं। तो आप थोड़ा धैर्य रखिए, बहुत जल्दी मैं अपने एप्लीकेशन पर जीएस फाउंडेशन बैच जब लेकर आऊंगा तो आपको प्रॉपर वहां पे पूरी क्वेरीज आपकी दी जाएंगी, क्लियर की जाएंगी कि कैसे आप क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पर अब मैं सेवा मुक्त हूं, तो मेरी यहां पर क्लासेस की अब संभावना नहीं रह गई। हाँ, अगर क्लास कंप्लीट नहीं हुआ है तो एक बार आप इस संदर्भ में वही बात करेंगे तो शायद आपको इसके लिए निदान मिले। लेकिन आप खुद सोचिए, अभी जी एक रैशनल माइंड से सोचिए कि अगर मैं किसी कैंपस में पढ़ाता हूं, वहां पर मैं सेवा में हूं, मेरी सेवाएं चल रही हैं, और अगर मैं उस सेवा से मुक्त कर दिया जाता हूं तो चाहकर भी आपको नहीं पढ़ा सकता। वो मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए मैं आप पर आपके लिए कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हूं। हाँ, बिल्कुल। तो अब जो पढ़ा रहा हूं उस पर आप फोकस करें। तो मैंने ये कहा कि हड़प्पा वासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म यानी धातु शोधन की जानकारी थी, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। उन्होंने तांबे और टिन को मिला करके कांसा भी बनाया था, मैंने कहा था, इसीलिए हड़प्पा को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। तो जहां हड़प्पा वासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से, यानी इसका मतलब वैदिक काल में लोहे का प्रयोग शुरू हो गया। तो एक तरफ मनुष्य ने सबसे पहले धातु के रूप में अगर देखा तो किसका प्रयोग किया? तांबे का। भारत के इतिहास में सबसे पहला धातु जो मनुष्य द्वारा प्रयुक्त हुआ वो तांबा था, और इसके बारे में आपने पढ़ा है, उसी को ताम्र पाषाण काल की संज्ञा दी गई। तो आप जब प्री हिस्टोरिक कल्चर के बारे में शुरुआती अध्याय में पढ़ रहे थे तो आपको ध्यान होगा मैंने ताम्र पाषाण काल का जिक्र किया था, यानी चैल्कोलिथिक एज में तांबे का प्रयोग शुरू हो चुका था। फिर इसके बाद तांबा और टिन मिला करके हड़प्पा वासियों ने एक नई धातु की खोज की, एक नई धातु का प्रयोग शुरू किया, वो था कांस्य। और कांस्य धातु के प्रयोग की शुरुआत हड़प्पा काल में हुई, हड़प्पा वासियों द्वारा हुई, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। तो ये हड़प्पा काल था, ये हड़प्पा काल था, ठीक है। जैसे ताम्रपाषाण काल में तांबे का प्रयोग, ऐसे हड़प्पा काल में अगर देखा जाए तो कांसे का प्रयोग। हाँ, ये भी आप लोगों को पूरी रिकॉर्डेड क्लास तो शायद उन लोगों ने दी है। मुझे तो यही जानकारी दी गई कि सर आपकी सारी रिकॉर्डेड क्लास बच्चों को दे दी गई है, अब आपकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे जहां तक पता है शायद यही कि आप सबको सारे बैच की रिकॉर्डेड क्लासेस दे दी गई हैं, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर भी बिल्कुल पढ़ाता हूं और आपको पढ़ाऊंगा, इसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाऊंगा। आर्ट एंड कल्चर पर भी क्लासेस मेरी बहुत जल्दी मैं शुरू करने वाला हूं, आपको इन्फॉर्म करूंगा। फिर इसके बाद अब हम अगर लोहे के प्रयोग की बात करें, लोहा, तो ये आया वैदिक युग में। वैदिक युग में ये भी आपने पढ़ा था कि ऋग वैदिक काल के अंतिम चरण में लगभग
लगभग अगर देखा जाए तो 1000 बीसी के आसपास। ए भी डोंट वरी, अगर नहीं मिला होगा तो मैं प्रयास करूंगा, आपको जरूर मिल जाएगा। लगभग 1000 बीसी के आसपास यहाँ पर लोहे का प्रयोग शुरू हुआ और वैदिक युग से फिर लोहा वो मानव जीवन के प्रयोग का एक अहम हिस्सा बन गया, या आप ये कह सकते हैं धातु के रूप में लोहे ने मानव जीवन में क्रांति पैदा की। कृषि क्षेत्र में, व्यापार वाणिज्य में, या फिर आप कह सकते हैं लोहे के प्रयोग के कारण ही आप ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में एक नई आर्थिक व्यवस्था का विकास देखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में भी बदलाव आया। अनुराग, बहुत बहुत स्वागत है, वेरी वेरी गुड इवनिंग। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, खोटा लोहा, इटवा लोहा या ढलवा लोहा। अब ये भी देखिए कि लोहे की भी अलग अलग किस्में होती है। लोहे की अलग अलग किस्मों का प्रयोग इस समय ये लोग करना जानते थे प्राचीन काल से ही। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, ये दिखाता है कि उस समय भारत में धातु कर्म के विषय में यानी मेटलर्जी के विषय में बहुत अच्छी जानकारी इन लोगों को थी। तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में मेटलर्जी के बारे में नॉलेज होना ये कल्चरल डेवलपमेंट दिखाता है कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत यहाँ पर बेहतर तरीके से प्राचीन भारत की उपलब्धियां रही हैं। चलिए अनुराग, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो, आपकी जॉब अच्छी चले और फिर आप अपने करियर में निरंतर आगे बढ़ते रहिए। Ancient Indian metallurgists made major contribution to the metallurgical history of the world. Archaeological excavation have shown that the Harappans were master craftsmen and had no knowledge of copper metallurgy. यानी कॉपर मेटलर्जी कब आया? हड़प्पन एज में आया। they even manufactured bronze, यानी ब्रोंज का भी वो मैन्युफैक्चरिंग करते थे। तो कॉपर चैल्कोलिथिक पीरियड में आ चुका था और ब्रोंज हड़प्पन एज में आ चुका था। इन्होंने ब्रोंज कैसे बनाया? मिक्सिंग कॉपर एंड टिन। फिर हड़प्पन के बाद जो यहाँ पर आप देखें, यानी ये तो ब्रोंज एज हो गया, उसके बाद जो उनके सक्सेसर्स हुए यानी वैदिक एज में आयरन एज आया या आयरन की यूज की शुरुआत हुई। इंडिया प्रोड्यूस्ड हाईली एडवांस टाइप्स ऑफ आयरन, यानी फोर्स्ड आयरन, रफ आयरन, रॉट आयरन एंड कास्ट आयरन। इस तरह से अलग अलग किस्मों के आयरन का प्रयोग करना इन लोगों ने सीखा। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। फिर लौह स्तंभ की बात करें तो मैंने कहा दिल्ली में मेहरौली नाम की एक जगह है। एबीजी देखिए, आपको गजेंद्र ने अपडेट कर दिया है, एक बार आप उनका कमेंट पढ़ लीजिएगा। उन्होंने बताया कि बैच 4.0 में सारे रिकॉर्डेड क्लासेस अपलोड हैं, सारी क्लासेस आप सबको दी गई होंगी। मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा ये लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। तो जिस लौह स्तंभ की बात कर रहे हैं ये मेहरौली का लौह स्तंभ है। मेहरौली, यहाँ फिलहाल महरौली लिखा है, मेहरौली भी लिखते हैं। मेहरौली दिल्ली का ये लौह स्तंभ है और इसमें आप देखें तो जो इतिहास का विवरण मिलता है इससे लगता है कि ये गुप्त काल में बनाया गया था और इस पर चंद्र नाम के एक राजा का जिक्र भी मिलता है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। 1500 साल पहले का मतलब ही यहाँ पर आप समझिए कि हम ये कह सकते हैं लगभग 6th सेंचुरी एडी। 6th सेंचुरी एडी में इसको बनाया गया था, 6वीं शताब्दी ईस्वी में, या ऐसा भी हम कह सकते हैं 500 एडी के बाद का जो समय है उस समय इसका निर्माण हुआ। तो 6th सेंचुरी एडी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय शायद इसका निर्माण किया गया, जो गुप्त वंश के महान शासक हुए। इसके बनने के समय की जानकारी हमें कैसे मिलती है? इस पर एक अभिलेख मिलता है और इसमें चंद्र नाम के एक राजा का जिक्र है। तो जो चंद्र नाम के राजा का जिक्र हुआ इसमें, इससे यह लगता है कि संभवतः ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, यानी चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के शासक थे, जो हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा भी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है
कि आप सोचिए अगर ये 500 ईस्वी में भी बना और आज अभी 2023 चल रहा है, फिर भी ये लौह स्तंभ आज भी कुतुब परिसर में एज इट इज खड़ा है, इस पे जंग तक नहीं लगी है। जबकि आज मजबूत से मजबूत यहाँ पर लोहे का कोई पिलर खुले प्रांगण में छोड़ दिया जाए आसमान के नीचे, तो धूप, बारिश और ठंडी, इन सब के कारण रस्टिंग से वो कहीं ना कहीं नष्ट होने लगता है और एक समय वो लोहे का खंभा भी वो टूटने की कगार में पहुंच जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे आप देखते हैं कि लोहे के पुल बनाए गए ब्रिटिश काल में, रेलवे ब्रिज बनाए गए, उनको फिर से रिपेयर करना पड़ा, उनको फिर से रिनोवेट करना पड़ा, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ा, लेकिन गुप्त काल में बना ये लौह स्तंभ आज भी जस का तस खड़ा है। ये इस बात का प्रमाण है कि मेटलर्जी के मामले में प्राचीन भारत के वैज्ञानिकों को कितना बेहतर ज्ञान था। ठीक है कि आज भी इसमें जंग नहीं लगी है, ये जंग रहित लोहे का प्रयोग किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं तो एक बार इसकी इमेज भी आप यहाँ चित्र में देख लें। तो ये जो लौह स्तंभ आप देख रहे हैं, ये है मेहरौली का लौह स्तंभ, मेहरौली दिल्ली का लौह स्तंभ का लौह स्तंभ। दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा कि इस पर चंद्र नाम के राजा का जिक्र है और चंद्र का समीकरण बैठाया गया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से, चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य के नाम से जाने गए, विक्रमादित्य। ठीक है, ये गुप्त वंश के सबसे महान शासक हुए, शायद इनके विषय में जानकारी मिलती है इसमें जो अभिलेख चंद्र नाम के राजा का वर्णन करता है। ठीक, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का ये अभिलेखीय साक्ष्य भी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। द आयरन पिलर at Mehrauli, Delhi is a remarkable example of skill of Indian craft persons. It is made of iron 7.2 meter high and weight over 3 tons. It was made about 1500 years ago. We know the date because there is an inscription on the pillar mentioning a ruler named Chandra. यानी चंद्र नाम के राजा का इस पर जिक्र है, इसका संबंध गुप्ता डायनेस्टी से जोड़ा गया है और इस तरीके से शायद ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय का लौह स्तंभ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ईंटों और पत्थरों की इमारतें। जब हम ईंटों और पत्थरों की इमारतों की बात करते हैं तो प्राचीन भारत में वास्तुकला के कई उदाहरण मिलते हैं, आर्किटेक्चर के कई एग्जाम्पल हैं। जैसे आप देखें, हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलती हैं। स्तूप की बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि स्तूप एक तरीके से गुंबदाकार टीले जैसा होता था, कुछ इस तरह से, जिसमें बौद्ध धर्म से जुड़े यहाँ पर ये एक तरीके से स्मारक आप कह सकते हैं, समाधियां कह सकते हैं। तो जो स्तूप है इसका शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी कभी ये गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे आकार में बनाए जाते थे। उन सब में एक समानता है, प्रायः स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जिसको हम धातु भी कह सकते हैं, अस्थियां कह सकते हैं, जैसे दांत है, हड्डी है या राख है, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। तो महात्मा बुद्ध के लिए जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं उनके लिए महात्मा बुद्ध की एक समाधि की तरह है। यानी चाहे वो महात्मा बुद्ध हो या उनके अनुयायी हो, उनके शरीर के धातु अवशेषों को इस डिब्बे में रख करके, जिसे मंजूसा कहा जाता था, उसे एक तरीके से जमीन में दफनाने के बाद उसके ऊपर गुंबदाकार आकार में एक समाधि बना दी जाती थी और वही कहलाता था स्तूप। तो स्तूपों का निर्माण मौर्य काल में भी बहुत हुआ, खासकर अशोक का नाम इस मामले में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जिस डिब्बे में ये अवशेष, धातु अवशेष रखे जाते थे, इसको धातु मंजूसा कहते हैं। तो धातु मंजूसा का संबंध स्तूप से है। धातु मंजूसा क्या है? जिसमें महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के अस्थि अवशेष रखे गए।
प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। तो जैसा मैंने आपसे कहा आनंद, कोई बात नहीं, ये इस बात का प्रमाण है कि आप बहुत करीब हैं, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है और आप बिल्कुल निराश मत हो। आप अगर मुख्य परीक्षा में यहाँ तक पहुंचे हैं तो आप में क्षमताएं हैं, बस आपको एक बार दोबारा उसी मनोयोग के साथ प्रयास करना होगा। एक असफलता आगे की सफलता में बाधा नहीं बन सकती, सिर्फ आपको ईमानदारी से दोबारा अपने आप को री एनर्जाइज करके प्रयास करना होगा और आप में क्षमताएं हैं। आनंद, आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया है और मैं ये विश्वास रखता हूं कि आप एक बार मेहनत करेंगे तो परिणाम भी मिलेगा। आप एक बार दोबारा उसी मनोयोग के साथ लग जाएं। ये असफलता और सफलता बस केवल एक यहाँ पर समय की बात होती है, अभी समय नहीं आया तो आपको अभी निरंतर प्रयास करते रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये कहा कि ये जो स्तूप बनाए जाते थे गुंबद नुमा आकार के कुछ ऐसे होते थे। इस कमाल करते हैं यार आप लोग, सर डिप्रेशन हो गया मुझसे इतिहास पढ़कर और ये बातें करें डिप्रेशन हो गया, तो ये कैसे काम चलेगा। डिप्रेशन का डी भी मत कभी आप जो है अपने मन में लाइए। ये सब कहने की बातें हैं, जीवन में इससे बड़ी चुनौतियां हैं। ये कौन सी बहुत बड़ी चुनौती की एक परीक्षा आपने दी, सफलता नहीं मिली तो आप उससे डिप्रेस हो गए। लाइफ बहुत बड़ी आनंद, करने के लिए जीवन में बहुत कुछ है। अभी आपके पास अवसर है तो आप उस अवसर के अनुसार फिर से अपने आप को तरोताजा करके पढ़ाई करें, डिप्रेस मत होइए। ये सब चीजें कभी कभी अस्थायी समय के लिए हमें संकट जरूर देती हैं, लेकिन दीर्घ काल के लिए नहीं हो सकता, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। आप एक बार दोबारा मेहनत करिए, डोंट वरी, सिलेक्शन होगा। चलिए आगे बढ़े। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए, अब ध्यान दीजिए, स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा की जाती थी और इसके लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था चारों ओर स्तूप के, और इसी को क्या कहते थे, प्रदक्षिणा पथ। यानी जिस पथ पर लोग स्तूप की परिक्रमा करते थे उसी को प्रदक्षिणा पथ कहते थे। स्तूप क्या है, धातु मंजूषा क्या है, प्रदक्षिणा पथ क्या है, सब पर प्रश्न बन सकता है। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते थे। अब एक टर्म आपको और मिला, वेदिका क्या है, तो वेदिका उस रेलिंग को कहते थे जो स्तूप के चारों ओर जो पथ बना हुआ था जिस पर लोग परिक्रमा करते थे घूमने के लिए, उसको इससे कवर्ड किया जाता था। फिर वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। ये भारत के वास्तुकला के विकास का दृश्य है, यानी किस तरह से भारत में वास्तुकला का विकास हुआ, कैसे आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुआ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्तूप एक ऐसी कलाकृति थी जिसमें हमारे कलाकारों ने, भारतीय शिल्पकारों ने सुंदर कलाकृतियों को प्रस्तुत किया, चाहे मूर्ति बनाकर और चाहे यहाँ पर स्तूप की संरचना को सजाकर। आगे देखिए, ये आप देख रहे चित्र है सांची का स्तूप, इसकी नक्काशी देखने ही लायक है। आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से हाथी का चित्र बनाया गया, सॉरी हाथी की मूर्ति बनाई गई है और ये नीचे रेलिंग लगी हुई है और ये इसका तोरण द्वार है, यानी प्रवेश करने का इसमें एक यहाँ पर मार्ग भी बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में इस तरह की सुंदर कलाकृतियों का विकास ये दिखाता है कि वास्तुकला के मामले में भी प्राचीन भारत, विशेषकर चाहे वो मौर्य काल हो कला के मामले में, चाहे गुप्त काल हो, विकास के स्तर पर बहुत आगे बढ़ा। और हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक दृष्टि से प्राचीन भारत भी गौरवशाली समय था। हाँ आनंद, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आपके इतने अच्छे मार्क्स आए। बिल्कुल आनंद, बहुत खुशी हुई कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे थे। जीएस में आप इतने मार्क्स ले आए तो आप टॉपर में थे। अब सिलेक्शन ना होना दुर्भाग्यपूर्ण जरूर है, लेकिन मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आनंद आप रिजल्ट लेकर आएंगे। जीएस में अगर कोई बच्चा 75 में 63 स्कोर कर रहा है, दैट्स मीन डेफिनेटली कि वो बहुत मेरिटोरियस स्टूडेंट है। और आनंद, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं।
मैं कहूंगा अपने प्रयास की निरंतरता आप बनाए रखिएगा। चलिए, तो सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में, का एक तोरण द्वार आप देख सकते हैं। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। ऐसा भी विवरण मिलता है कि शायद शुंग काल में इसकी रेलिंग जो है वो पहले लकड़ी की बनी थी, लेकिन शुंग काल में इसको पत्थर का बनवाया गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि स्तूप एक ऐसी कलाकृति थी जिसके माध्यम से भारत में मूर्ति निर्माण में या फिर इमारतों के निर्माण में उपलब्धियां अर्जित हुई। अब ये कह रहे हैं कि मानचित्र में अमरावती को आप देखिए। अमरावती अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत में एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है। संभवतः आपको ये मानचित्र पर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में मिलेगा, जहां कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। तो लगभग 2000 साल पहले हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट सेंचुरी एडी है, फर्स्ट सेंचुरी एडी यानी प्रथम शताब्दी ईस्वी में यहाँ स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर ऐसे चित्र बनाए गए। तो ये अमरावती की एक शिल्पकृति है जो कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में बनाई गई। ये चित्र ये दिखाता है कि महात्मा बुद्ध के सामने एक हाथी कैसे नतमस्तक हो गया। मतलब इस पूरे चित्र में कहानी है, जातक कथाओं का एक वर्णन है कि एक हाथी पागल हो जाता है, लोगों को नुकसान पहुंचाने लगता है, लेकिन जब सामने महात्मा बुद्ध उसके पड़ते हैं तो वो हाथी नतमस्तक हो जाता है। तो इसी यहाँ जातक कथा को इन चित्रों के माध्यम से, इन कलाकृतियों के माध्यम से उस समय के शिल्पकारों ने प्रस्तुत किया है। अब मैंने आपसे कहा था कि अमरावती आप देखें यहाँ आंध्रा के रीजन में, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में यहाँ पर ये स्तूप मिले हैं और जो प्रथम शताब्दी ईस्वी में बनाए गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी, यानी कृत्रिम तौर पर गुफाएं तैयार की जाती थीं। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों और चित्रों से सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। अब ये जो इस काल की बात कर रहे हैं, इसका संबंध बेसिकली हम कह सकते हैं गुप्त काल से है, क्योंकि भारत में मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त काल में देखने को मिलता है। सांस्कृतिक विकास के मामले में, खासकर कला स्थापत्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को इसीलिए प्राचीन भारत का स्वर्ण युग भी कहा गया है। इन मंदिरों में भगवान विष्णु, शिव, दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। तो जहां मुख्य देवता की प्राण प्रतिष्ठा होती थी, मुख्य देवता को स्थापित करते थे, उसी को गर्भगृह कहते थे। तो गर्भगृह वो महत्वपूर्ण भाग था जहां पर मुख्य देवता रखे जाते थे। उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर मिला है। यहाँ ये लगभग 1500 साल पहले पकी ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। अब आप देख सकते हैं 1500 साल पहले का मतलब ही हुआ 6th सेंचुरी एडी की बात हो रही है। इस 6th सेंचुरी एडी में भीतर गांव में मंदिर बनाया गया और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये गुप्त काल में मंदिर निर्माण का आरंभ हुआ। तो अगर आपसे ऐसा कोई प्रश्न भी पूछ लिया गया पेपर में कि भारत में मंदिर निर्माण कला का जन्म कब हुआ, तो आंसर क्या लगाएंगे? गुप्त काल में। फिर इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे, भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक एक निर्माण किया जाता था, जिसको शिखर कहा जाता था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शिखर का मतलब है कि जैसे कोन के शेप में, ट्रायंगल के शेप में इमारत को ऊंचा कर देना। तो ऊंचाई तक जो ये मंदिर का निर्माण किया गया, इसी को शिखर कहते हैं। खासकर उत्तर भारत के मंदिर और पूर्व भारत के मंदिर शिखर युक्त बनाए जाते थे। तो जैसे आज भी आप मंदिर की संरचना देखते हैं, गर्भगृह है जहां मुख्य देवता स्थापित किए गए और इसके ऊपर इस तरह का एक शिखर बना दिया गया। तो ये जो ऊपरी भाग है मंदिर का, इसी को कहा जाता था शिखर। इसको शिखर युक्त मंदिर कह सकते हैं। आज भी ऐसे कई मंदिर बनाए जाते हैं।
शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। ये एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। तो मंदिर के अंदर मंडप का मतलब यही हो गया कि जहां पर लोग एक सभागार में जमा हो सकें, असेंबल हो सकें, उस स्थान को मंडप कहा जाता था। तो गर्भगृह हो गया जहां मुख्य देवता की प्राण प्रतिष्ठा हो, और मंडप हो गया जहां पर लोग पूजा पाठ के लिए एकत्रित हो, या जनसभा जहां पर एकत्रित हो सके। फिर दाएं ऊपर ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये महाबलीपुरम का एकास्मिक मंदिर है। एकास्मिक मंदिर का मतलब कि एक ही पहाड़ को काटकर, एक ही पत्थर को काटकर इसे बनाया गया है। सर, आपका बैच फॉर द 4 पॉइंट बैच स्टूडेंट्स के लिए कब आएगा? आकाश, बहुत जल्दी आपको मैं इन्फॉर्म करूंगा। आप अभी कुछ दिन और वेट कर लें, क्योंकि बच्चों मैंने आप सबको बताया भी था कि मैं इस बीच में जो नेक्स्ट वीक आ रहा है उसमें बीच में घर जाने वाला हूं, और शायद मैं 3-4 दिन के लिए अनुपस्थित रहूंगा। मेरे घर में एक पारिवारिक रिश्ते में एक दुर्घटना हो गई है, जिसमें उनका देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया है। मेरे पिता तुल्य थे, तो उन्हीं की 13वीं के कार्यक्रम में मैं घर पर जाऊंगा भाग लेने के लिए। ये सामाजिक उत्तरदायित्व भी है, और इस नाते मैं शायद अब आपकी क्लास फिर जब घर से लौट कर आऊंगा तो इसे रिज्यूम करूंगा। बुधवार तक मानकर चलिए, मंगलवार, सोमवार मंगलवार क्लास लूंगा। बुधवार से आपकी क्लास फिर एक वीक के लिए, मतलब उस सप्ताह के लिए बंद रहेगी, और उसके बाद क्लास रिज्यूम करूंगा। तो फिर आपके लिए जो बैच जीएस फाउंडेशन बैच है उसकी भी प्लानिंग करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो महाबलीपुरम का एकास्मिक मंदिर है, इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है। इसीलिए मैंने कहा इसको एकास्मिक मंदिर कहा गया। एक ही पहाड़ी को काट कर इसे बनाया गया, इसीलिए इन्हें मोनोलिथ कहा गया है, यानी एकाश्म कहा गया। तो इस मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि एक ही पहाड़ी को काट कर इसे तैयार किया गया। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से बिल्कुल अलग है। ईंटों से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर तक ले जाते थे, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में, यानी ऊपर से काटते हुए नीचे तक मंदिर को तैयार करते थे। तो आप सोचिए कि जब उस जमाने में आज जैसे टूल्स नहीं थे, आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी इतने बेहतरीन मंदिर तैयार किए गए। ये इस बात का उदाहरण है कि भारत में शिला वास्तुकला कितनी पराकाष्ठा पर थी। यानी रॉक आर्किटेक्चर अपने आप में बहुत डेवलप था। ये प्राचीन भारत की सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं। अब मानचित्र 7 में महाबलीपुरम आप देखिए, एहोल को देखिए। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर मिलते हैं, उनमें से कुछ को यहाँ दिखाया गया। जैसे ये एहोल में देवी दुर्गा का एक मंदिर है, जो लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। तो 1400 साल पहले का मतलब ही हुआ कि लगभग 600 एडी के बाद ये मंदिर बना, या 7वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण किया गया। तो एहोल में भी एक इस तरह का एकास्मक मंदिर मिलता है, जो पहाड़ को काटकर या चट्टान को काटकर बनाया गया। बाकी महाबलीपुरम अगर आप गौर करें तो यह समुद्र तट से लगा हुआ तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत एक तटीय नगर था। ये तमिलनाडु राज्य क्षेत्र के अंतर महाबलीपुरम है, और यहीं पर इस तरह के तटीय मंदिर बनाए गए हैं। तो बिल्डिंग्स इन ब्रिक्स एंड स्टोन, तो एक तो आपने स्तूप के बारे में जाना कि स्तूप बनाए गए, और एक दूसरा आपने टेम्पल्स देखा। तो इसमें दो कैटेगरीज को एक्सप्लेन किया गया है, एक है स्तूपाज और एक है टेम्पल्स। ठीक है, मंदिर, स्तूपाज और टेम्पल्स की बात की गई है। स्तूप क्या होते हैं ये आपसे मैंने अभी डिस्कस किया कि ये एक तरीके से अगर देखा जाए माउंड जैसे बनाए जाते थे, यानी टीले के आकार में। तो स्तूप का जो लिटरल मीनिंग है यहाँ पर दिया गया, इसका मतलब होता है माउंड। और ये कई तरह से बनाए जाते थे, राउंड भी शेप में होते थे, टॉल भी होते थे, बिग एंड स्मॉल भी होते थे। ये कुछ कॉमन फीचर्स रखते थे, जैसे आपको मैंने बताया ही कि एक स्मॉल बॉक्स होता था जिसमें महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों की
अस्थियों को या अन्य अवशेषों को रखा जाता था। फिर यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसी बॉक्स को क्या कहा जाता था, धातु मंजूषा, यानी इसी को हम कहते थे धातु मंजूषा। धातु शब्द का प्रयोग मतलब उनके शरीर का अवशेष ही होता है, यानी रेलिक। तो रेलिक कैस्केट इसे कहते थे। रेलिक कैस्केट में ही उनके रेलिक्स को रखकर और फिर उसे यहाँ बरीड कर देते थे, जिसके ऊपर ये माउंट बनाया जाता था। फिर आगे चलकर आप देखेंगे कि ये डोम शेप में बनाया जाने लगा, ईंटों का प्रयोग होने लगा, पत्थरों से इसको बनाया जाने लगा और फिर इसके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए प्रदक्षिणा पथ बनाए गए। फिर इसके अलावा इसमें गेटवे बनाए गए, एंट्रेंस पर रेलिंग्स लगाई गई, इन्हीं रेलिंग्स को वेदिका कहा गया। तो ये जो टर्म्स ये सब यूज किए गए हैं, इसको इसमें एक्सप्लेन किया गया है और सांची के स्तूप के माध्यम से इसमें आपको एक उदाहरण भी दिया गया है। अमरावती के स्तूप का भी जिक्र किया गया और फिर हमने टेम्पल्स के बारे में बात की कि किस तरह से टेम्पल्स में गर्भगृह हुआ करता था और इसके अलावा मंदिर का एक महत्वपूर्ण भाग मंडप हुआ करता था, जहां लोग पूजा पाठ के लिए एकत्रित होते थे। तो मंडप क्या था, गर्भगृह क्या था, इन सब चीजों पर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप उत्तर देने की स्थिति में हैं। अब बात करते हैं कि स्तूप स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। इनके बनाने की जो या इनकी संरचना जो तैयार की जाती थी उसकी क्या प्रक्रिया थी, अब थोड़ा इस पर बात करते हैं। तो स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने के लिए निश्चय करते थे। यानी कि मंदिरों का निर्माण हो, स्तूपों का निर्माण हो, ये राजकीय संरक्षण में बनाए जाते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करते थे कि जिस वास्तु सामग्री को हमें जमा करना, जैसे अगर मंदिर बनाना ईंट से तो ईंट जमा करेंगे, पहाड़ को काटकर या पत्थर से उसे बनाना है तो पत्थर जमा करेंगे। फिर इसके बाद मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना पड़ता था। यानी आप सोचिए कि उन स्तूप सामग्रियों को, मंदिर सामग्रियों को कैरी करके लाना, उसको लोड करना और फिर वहां तक पहुंचाना, उस जमाने के हिसाब से सोचिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। क्योंकि आज जैसे संसाधन नहीं थे कि आपने बड़े बड़े पत्थर के शिलाखंड उसको ट्रक पर लोड कर दिया और उसको ट्रक को यहाँ पर परिवहन करते हुए उस स्थान पर पहुंचा दिया। जैसे अभी आप सब जानते हैं कि भारत में भगवान राम का पवित्र तीर्थ स्थान जहां उनकी जन्मस्थली है, एक बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण हो रहा है। जनवरी मास में उसका उद्घाटन भी होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही भगवान राम के मूर्ति की। तो आप आज के दौर में जो मंदिर बनाया जा रहा है उससे आप इस निर्माण की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो मंदिर बनेगा तो बहुत ही भव्य मंदिर और देखने लायक होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी ख्याति होगी। नो डाउट कि बहुत ही कुशल कारीगरों ने उस मंदिर का निर्माण किया है, लेकिन आज की कारीगरी के लिए मशीन उपलब्ध है, बहुत सारे टूल्स उपलब्ध हैं और बहुत तरह की सुविधाएं हैं। जो पत्थर इस्तेमाल किए गए दूर दराज के इलाकों से उन्हें आसानी से ढोकर लाया जा सकता है। लेकिन पहले जब स्तूपों या मंदिरों का निर्माण करना होता था, इन शिलाखंडों को उस जगह पर पहुंचाना ही अपने आप में कितना दुरूह रहा होगा। जैसे हाथियों पर लाद कर इनको शायद वहां तक पहुंचाते थे। फिर ये पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों, छतों का आकार तैयार करते थे। इनका आकार बन जाने के बाद फिर उसे एक जगह पर लगा करके तैयार करना, संरचना खड़ी करना, वो और चुनौतीपूर्ण काम था। तो देखिए इसमें एक तरीके की प्रक्रिया का वर्णन है कि कैसे उस जमाने में ऐसे विशाल मंदिरों को बनाया गया। ऊपर से कैसे चट्टानों को काट कर ये जो है गुफा के अंदर या इस तरह की संरचनाओं को तैयार किया गया। सर आप सिक्स्थ के बाद भी पढ़ाएंगे क्या? बिल्कुल, मैं सिक्स्थ के बाद भी पढ़ाऊंगा। मैं अगली बुक स्टार्ट करने वाला हूं सेवेंथ की, जिसमें मेडिवल हिस्ट्री आप सब अब पढ़ेंगे। ये क्लास 6 की जो है आप कह सकते हैं हिस्ट्री की लास्ट चैप्टर की बुक, मतलब इस बुक का लास्ट चैप्टर है। हम लोग अंतिम अध्याय पढ़ रहे हैं और इसके बाद 7वें यानी कि 7th क्लास की जो बुक है
जिसमें हमारे अतीत के नाम से सेकंड वॉल्यूम उसकी आती है, उसका पहला अध्याय शुरू करूंगा। तो आप सब निश्चिंत रहिए कि 6 to 12 तक की एनसीईआरटी मैं अपने इसी चैनल पर आप सबको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी विषयों का पढ़ाने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उड़ीसा का जैन मठ का एक यहाँ दृश्य आपके सामने है, उसका एक चित्र है, इमेज है उसकी। एक पहाड़ी को खोदकर इससे 2 मंजिल इमारत के रूप में तैयार किया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इसमें जैन भिक्षु रहा करते थे और ध्यान करते थे। तो आप सोचिए उस जमाने में इस तरह से पहाड़ों को काट कर तैयार करना कितना चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन उसके बावजूद शिल्पकारों ने या वास्तुकारों ने इसे तैयार किया। फिर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में एक इस तरह की मूर्ति का भी चित्र मिला है। यहां से एक और इंपॉर्टेंट तथ्य आपको पता चलता है कि राष्ट्रीय संग्रहालय यानी नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में है। एक ही इस उदाहरण से आपको यह भी बात पता चल गई, और वहां पर आप देख रहे हैं कि इस तरह का एक चित्र मौजूद है। हाँ सर, आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ योर टीचिंग स्टाइल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये आप सबका प्यार ही तो है तो मैं ये प्रयास कर पा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी हम लोग बात कर रहे थे एहोल की। एहोल को मंदिरों का नगर कहा गया, और यहां पर आप देखें तो कई मंदिर बनाए गए, इसी को मंदिरों का नगर कहा गया है, मंदिरों का नगर। इसी तरीके से आप देखेंगे एक जगह और है एलोरा। एलोरा को भी मंदिरों के नगर के तौर पर जाना जाता है। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर मौजूद है, भगवान शिव के उपासना स्थल के रूप में इसे बनाया गया कैलाशनाथ मंदिर। और इस कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने। तो कृष्ण प्रथम के शासन काल में कैलाशनाथ मंदिर बना। या ऐसे महाबलीपुरम के मंदिर की बात कर रहे थे, पल्लव वंश के राजाओं ने बनवाया। तो ये जो धन खर्च होता था, इतना बड़ा बजट इसके लिए लगता था, वो राजा के संरक्षण में ही संभव था, राजकोष से ही ये संसाधन मिल सकता था। फिर स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार लाते थे, उससे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार या तोरण को बनाने का खर्चा दिया था। यानी राजा रानी के अलावा कुछ आम जन भी, बड़े बड़े व्यापारी भी या भक्तगण भी अपने तरफ से संसाधन जुटाते थे और मंदिरों को दान देते थे, और इससे भी इस तरह के जो है संरचनाएं बनती थी। फिर इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी भी थे, कृषक भी थे, माला बनाने वाले, चित्र बनाने वाले, लोहार, सुनार, ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों में, रेलिंग में, दीवारों पर खुदे हुए मिलते हैं। अब इन स्थानों को अगर आज भी आप देखने जाएंगे तो आप देखेंगे कि उन लोगों के नाम यहाँ पर कहीं ना कहीं अंकित हैं। तो एक तरीके से आज भी आप देखते हैं मंदिर में कोई बहुत बड़ा दानी आता है, दान देता है, तो उसके नाम की एक टाइल्स एक दीवार पर लगा दी जाती है, पिलर पर लगा दी जाती है कि भाई ये कक्ष या ये प्रांगण, ये सभागार या फिर ये मूर्ति इनके कर कमलों से यहाँ पर यहाँ पहुंची है। इस तरह से सम्मानित करते हैं लोग। तो ये परंपरा उस दौर में भी थी कि राजा के संरक्षण के अलावा व्यापारियों का संघ या आम जन भी मंदिर के प्रति हो या स्तूप की बात कर ले, कोई भी धर्म से जुड़ी संरचना हो, उसमें दान देते थे या अपने तरफ से संसाधन दे करके इनके विकास में योगदान देते थे। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा वर्णन है वो ये बताता है कि प्राचीन भारत में शिल्पकारों को, वास्तुकारों को, राजाओं का तो संरक्षण मिला ही, आम जन ने भी इस कला में रुचि दिखाई, और जब भक्तों की संख्या बढ़ी, उन्होंने दान दिए, प्रभुत दान दिए, तो उससे जो धन जमा हुआ उससे भी इस सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिला। यही कारण है कि गुप्त काल से लेकर पूर्व मध्यकाल तक भारत में मंदिर निर्माण की दिशा में कई क्षेत्रीय शैलियों का विकास हुआ है। उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में वही मंदिर जो शिखर युक्त बनाए जाते थे नागर शैली के मंदिर कहलाए, मध्य भारत में बेसर शैली के मंदिर बनने लगे, और दक्षिण भारत में पल्लव राजाओं के संरक्षण में द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण हुआ। तो इस तरह से सांस्कृतिक विकास, आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन में भी आप ये पढ़ते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है
लेकिन इससे 3-4 बातें आप जरूर ध्यान रखें कि वास्तुकला के विकास में सबसे पहले स्तूप का जिक्र होता है, बौद्ध विहारों का जिक्र होता है, या जैन मंदिरों का जिक्र होता है, जो कि हम कह सकते हैं कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के बाद धीरे धीरे उसके विकास की परंपरा शुरू हो गई थी। खासकर मौर्य सम्राट अशोक को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने कला के रूप में पाषाण स्तंभों का निर्माण करवाया, या फिर उन्हीं के समय कई स्तूप बनाए गए। आगे चलकर पहाड़ों को काटकर गुफाएं बनाई गईं, जैसे अशोक के पौत्र दशरथ के समय बिहार में गया के पास बाराबर की पहाड़ियों को काटकर गुफाएं तैयार की गईं। आगे चलकर फिर गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ, और फिर भारत में वास्तुकला अपने शिखर की ओर बढ़ने लगी। यानी धीरे धीरे भारत में सांस्कृतिक विकास के संदर्भ में खासकर स्थापत्य कला के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई। तो इसी को पूरा यहाँ डिस्कस किया गया है, इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें राजाओं की भी भूमिका रही, आम जनों की भी भूमिका रही। अब आज की क्लास को समाप्त करने से पहले एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, चित्रकला की बात करते, पेंटिंग की बात करते हैं। देखिए, जब हम चित्रकला की बात करते हैं तो चित्रकला का वैसे तो सबसे प्राचीन प्रमाण भारत में या भारतीय उपमहाद्वीप में जो चित्रकला की शुरुआत है, पेंटिंग्स की बिगनिंग है, वो आपने पढ़ा था, स्टोन एज में ही पढ़ा था। यानी जब हम लोग पाषाण काल की बात कर रहे थे कि भारत की सबसे पुरानी चित्रकला, पाषाण युग की चित्रकला भीमबेटका की गुफाओं से मिलती है। मध्य प्रदेश में भोपाल के पास भीमबेटका नाम की एक गुफा में पाषाण युग के आदिम जीवन जीने वाले लोगों ने चित्रकारी की। भले ही उसमें उन्होंने रेखा चित्रों का प्रयोग किया है, उसमें शिकार करते हुए चित्र बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी वो इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य के जीवन में किस तरह से ललित कलाओं का विकास शुरू हुआ होगा और चित्रकारी के प्रति उसका रुझान बढ़ा होगा। तो भीमबेटका की गुफाओं से ही जो चित्र मिले वो प्रमाण देते पाषाण युग से चित्रकारी चली आ रही थी, लेकिन वो अपने पराकाष्ठा पर दिखाई देती है गुप्त काल में आकर, जब हम अजंता जैसे चित्रों को पाते हैं। तो यहाँ पर मानचित्र 7 में कह रहे अजंता को ढूंढो। अजंता महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत औरंगाबाद जिले के पास स्थित एक पुरास्थल है। ये वो जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे, यानी यहाँ पर बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था, यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये अपने आप में कितनी अद्भुत बात है कि आज जैसे केमिकल कलर्स नहीं थे, आज जैसे आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज जैसे यहाँ पर आप कह सकते हैं मशीनों का प्रयोग नहीं होता था, क्योंकि आज कलर फिल करने के लिए कई तरह से आप देखते हैं आर्टिस्ट तरह तरह के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस समय ये प्राकृतिक रंग तैयार किए जाते थे, ये रंग पौधों और खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं, यानी ये नहीं पता है कि इन्होंने ये कृतियां कैसे तैयार की। सर बस इतना बता दीजिए कि क्या पहले हिस्ट्री की 6 to 12 कंप्लीट करवाएंगे? हाँ बिल्कुल, मैं सीक्वेंस में चलूंगा। सबसे पहले मेरा टारगेट है 6 से 12 की हिस्ट्री पढ़ लें, फिर 6 से 12 की ज्योग्राफी पढ़ लें, फिर 6 से 12 में जो इम्पोर्टेंट बुक होगी वो पॉलिटी पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे। साइंस की भी क्लास इसी चैनल पर चलेगी। तो आपको ये सारे कंटेंट एनसीईआरटी के मैं यहीं तैयार कराऊंगा, लेकिन आपको बच्चों साल भर शायद इसमें वक्त लगे, मतलब 8-10 महीने आपको मेरे साथ मेहनत करनी है। तो आप केवल ये मत सोचिए कि बस आगे अगले महीने परीक्षा है, आप आगे भी बहुत सारा एग्जाम दे रहे होंगे, तो उसके लिए जीएस आपका एक बेस बन जाए, इसलिए मैंने एनसीईआरटी का सेशन शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार इन चित्रों पर जरा आप गौर करें कि ये अजंता के जो चित्र हैं कितने खूबसूरत तरीके से बनाए गए। यानी उस दौर को याद करिए, गुप्त काल का मतलब आज से 1500 साल पहले। और अगर इस तरह के चित्र ये तैयार किए गए हैं
तो ये बहुत सोचने वाली बात है, कितनी बारीकी से फूल पत्तियों की डिजाइन, उसकी नक्काशी, कितना आप देखिए सिस्टमैटिक तरीके से गुफा के अंदर क्या महान चित्रकार रहे होंगे। और अगर आप ऐसे चित्रों को देखें तो बिल्कुल सजीवता दिखाई देती है। ये महात्मा बुद्ध का एक चित्र है, जातक कथाओं से ये सारे विषय लिए गए हैं और उसकी चित्रकारी की गई। भारत के प्राचीन काल में चित्रकला के क्षेत्र में यह सबसे अभूतपूर्व दृश्य है। यानी यह दिखाता है कि हमारी चित्रकला कितनी पराकाष्ठा पर थी। हालांकि इसमें से बहुत सारी गुफाएं नष्ट हो गई, लेकिन जो आज संरक्षित है, जो बची हुई, उनको संरक्षित किया गया। शायद आप जानते हो, वो चाहे भीमबेटका की गुफा हो, चाहे अजंता के चित्र हो, यूनेस्को ने भी इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। ये वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है और होने के लायक भी है, क्योंकि जब इन चित्रों पर नजर जाती है तो उन महान चित्रकारों के प्रति एक ऐसी भावना पैदा होती कि शायद ये पाब्लो पिकासो से भी बेहतरीन चित्र रहे होंगे, या हम कह सकते हैं कि आज के दौर के भी चित्रकारों को पीछे छोड़ सकते हैं। क्योंकि आधुनिक युग की चित्रकारी में कई विकल्प सामने आए और प्राचीन काल में उनके पास रंगों के लिए प्राकृतिक रंगों का सहारा था। खनिजों से रंग बनाना, फूल पत्तियों से रंग बनाना, तो ये अपने आप में बड़े अद्भुत से हैं। तो ये अजंता की चित्रकारी है और पेंटिंग्स को लेकर के ये जो नोट्स है, ये यहाँ पर ये दिखाता है कि किस तरह से भारत में कला और वास्तुकला के क्षेत्र में गुप्तकाल महान युग रहा। अब आगे की जो क्लास है बच्चों, उसमें हम लोग साहित्य की बात करेंगे। पुस्तकों की दुनिया का मतलब जो साहित्यिक विकास हुआ प्राचीन भारत में। तो जब हम इसके पाठ्यक्रम के अनुरूप आगे बढ़ते हैं तो पुस्तकों के बारे में विवरण इसी अध्याय में मिलता है और इसका शीर्षक है पुस्तकों की दुनिया। यानी प्राचीन भारत में बहुत महान साहित्यिक रचनाएं तैयार की गई। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को फोकस करके ये बुक लिखी गई। क्लास 6 की हिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक है, हमारे अतीत पहला खंड इसका शीर्षक है। हमारे अतीत इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें एक अतीत नहीं, अनेकों अतीत का समावेश है। कई पास्ट को एक तरीके से इसमें कंसिस्ट किया गया है। इसमें राजा रानी की भी कहानी है, इसमें आम जन की भी कहानी है। तो इसमें सभी पक्षों को शामिल करने की कोशिश की गई है, यानी सभी सेगमेंट्स पर इसमें बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। इसीलिए हमारा अतीत न कहकर हमारे अतीत कहा गया। हमारे अतीत का पहला खंड प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित था। इसमें इस अध्याय के अंतर्गत ये बताने का प्रयास है कि प्राचीन भारत में कई महान साहित्यिक रचनाएं तैयार की गई। उनमें से कुछ प्रमुख साहित्यिक रचनाएं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर एक लेख आपको इस पुस्तक में मिलेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना हुई। कई प्रसिद्ध महाकाव्य लिखे गए, उत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत में भी। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं और देवताओं से जुड़ी कथाएं, यानी इसमें आप देखिए नायक नायिकाओं के बारे में वर्णन है, जिसमें से स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं भी दी गई हैं और देवताओं से जुड़ी भी कथाएं इन रचनाओं में मिलती हैं। जो ये प्रसिद्ध महाकाव्य रचे गए प्राचीन भारत में, करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। तो जो शिल्पाधिकारम है, इसे हम संगम साहित्य की श्रेणी में रखते हैं और इसे हम कहते हैं तमिलों का महाकाव्य। यह है तमिल महाकाव्य। और 1800 साल पहले का मतलब यहां पर क्या हो गया, 200 एडी से लेकर के और उसके आगे का जो समय रहा। तो शायद आपको यह अध्याय याद आ गया हो कि मूवेंदार नाम से 3 राजवंशों की कहानियां जिस साहित्य में मिलती हैं। मूवेंदार की चर्चा की थी मैंने। चोल, चेर और पांड्य, इन राजवंशों के जो शासक हुए, इन तीनों राज्यों के प्रमुखों को ही मूवेंदार कहा गया। तो जब आप वो अध्याय पढ़ रहे थे तो चर्चा आई थी कि दक्षिण भारत में तमिल प्रदेश में तमिल सम्मेलन आयोजित किया गया मदुरै नामक स्थान पर। पांड्यों की राजधानी थी और पांड्यों की राजधानी मदुरै में संगम यानी तमिल कवियों का सम्मेलन हुआ। मदुरै नामक स्थान पर
पांड्य राजाओं के संरक्षण में। ये हम लोगों ने उस अध्याय में पढ़ा था। 3 संगम का आयोजन हुआ और उसमें जो साहित्य रचे गए उन्हीं को संगम साहित्य कहते हैं। और इन्हीं में तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम बहुत महत्वपूर्ण है। शिल्पाधिकारम के रचयिता थे इलांगो आदिगल। शायद मैंने आपको वहां लिखकर बोर्ड पे बताया भी था कि शिल्पाधिकारम और मणिमेखलय ये 2 बहुत महत्वपूर्ण महाकाव्य है तमिल प्रदेश के, जिसमें शिल्पाधिकारम के रचनाकार है इलांगो आदिगल। तो इलांगो एक तमिल कवि थे, संगमकालीन कवि। इन्होंने शिल्पाधिकारम नाम के महाकाव्य की रचना की है। इसके कथानक में कोवलन नाम के एक व्यापारी की कथा मिलती। तो इसके पात्रों के बारे में भी ध्यान रखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वो पुहार में रहता था। पुहार जिसे हम कावेरी पत्तनम के नाम से भी जानते हैं। कावेरी नदी के तट पर स्थित पुहार नगर व्यापारिक नजरिए से बड़ा महत्वपूर्ण नगर था और पुहार में रहता था कोवलन नाम का एक व्यापारी। उसकी पत्नी का नाम था कन्नगी। कन्नगी की उपेक्षा कर वो एक नर्तकी थी, उसके प्रेम में पड़ गया। माधवी उसकी प्रेमिका का नाम था। एक नर्तकी थी माधवी, जिससे वो प्रेम करने लगा और अपने पत्नी की उपेक्षा करके वो माधवी से ही यहाँ पर संपर्क में रहा। और इसी कारण से आगे चलकर आप देखेंगे यहाँ एक कहानी आगे बढ़ती कि कैसे कोवलन को एक दंड का भुगतान करना पड़ता है, उस पर चोरी का आरोप लगता है और जब उसके बाद उसकी हत्या होती है तो कन्नगी ने कैसे अपने प्राणों का बलिदान देकर अपने पति के लिए न्याय की मांग की। तो पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वो एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वो और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। यानी कोवलन और कन्नगी यहाँ पुहार से मदुरै आ गए। वहां पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया। यहाँ यह घटना घटित होती है। उस पर चोरी का आरोप लगा और राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। ये कथा या ये कथानक शिल्पाधिकारम में दिया गया है। ये तमिलों का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो इसमें 3 नाम आपके सामने महत्वपूर्ण है, कन्नगी, एक माधवी और एक कोवलन। तो नायक नायिकाओं की कहानी है, आम जन का चारित्रिक विवरण है इसमें कि किस तरीके का समाज उस समय रहा होगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि पांड्य राजाओं के समय की जानकारी हमें इस महाकाव्य से मिलती है। मदुरै आज की तारीख में तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध शहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द वर्ल्ड ऑफ बुक्स में सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स। तो इसमें से एक तमिल एपिक्स की बात चल रही है, तमिल एपिक्स। और इस तमिल एपिक्स में अगर आप देखें तो नाम जुड़ा हुआ है, आप देखेंगे पाएंगे वो है शिल्पाधिकारम का। तो शिल्पाधिकारम के बारे में वर्णन किया गया है। फेमस तमिल पोएट थे, उन्होंने इसकी रचना की है। उनका नाम था इलांगो आदिगल। तो इलांगो ने इसको कंपोज किया है। ये एक फेमस तमिल एपिक है। अराउंड 1800 ईयर्स एगो का मतलब ही हुआ कि लगभग 200 एडी की बात हो रही है। इट इज द स्टोरी ऑफ अ मर्चेंट जिसका नाम था कोवलन और वो पुहार नाम के नगर में रहता था। उसकी प्रेमिका एक कोर्टिजियन थी जिसका नाम था माधवी। फिर इसके बाद उसने अपने वाइफ कन्नगी को नेग्लेक्ट करना शुरू किया। फिर एक घटना घटित होती है जिसमें पांड्य राजा ने उसे डेथ सेंटेंस दे दिया। और फिर उसके आगे क्या हुआ, किस तरह से मदुरै शहर को उसने डिस्ट्रॉय किया, उसकी इसमें कथा दी गई। तो शिल्पाधिकारम से लिया गया एक वर्णन, शिल्पाधिकारम महाकाव्य का एक अंश यहां पर दिया गया। यहां कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह से वर्णन किया है। तो इसमें उसके वर्णन से यह पता चलता है कि उस समय समाज में किस तरह से वर्ग थे, समाज में किस तरह से लोग थे और किन चीजों का महत्व था। इस कविता के माध्यम से सामाजिक विषयों की जानकारी मिलती। फिर एक और तमिल महाकाव्य है मणिमेखलई, इसका भी मैंने जिक्र किया था। मणिमेखलई जिसकी रचना बाद में हुई,
ये करीब 1400 साल पहले। तो 1400 साल पहले का मतलब ये हुआ कि लगभग 600 एडी या उसके बाद 7वीं सदी में आकर शीतले सत्यनार ने इसकी रचना की। तो मणिमेखले भी तमिलों का दूसरा महाकाव्य है, ये भी संगम साहित्य है, इसको भी संगम साहित्य की श्रेणी में रखा जाता है। और इसके जो रचनाकार थे उनका नाम था शीतलय सत्यनार। शीतलय सत्यनार, उन्होंने इसकी रचना की है, वो भी एक महान तमिल कवि हुए। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी, यानी कोवलन ने माधवी से विवाह कर लिया, उसकी एक संतान हुई और फिर उसकी कहानी इसमें दी गई है। फिर ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी, उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास की बात करें तो कालिदास, जिनके बारे में हमने अध्याय 10 में पढ़ा था, संस्कृत के महाकवि और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। कालिदास ने भी कई महान साहित्यों की रचना की, जिसमें सबसे बड़ा नाम अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता। केवल एक नहीं, ऐसे इन्होंने कई कालजयी रचनाएं तैयार की, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व प्रसिद्ध रचना है, विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य माना जाता है। इसके अलावा इन्होंने मालविकाग्नि मित्रम नाम से भी एक महाकाव्य रचा है, रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम, ऐसे बहुत सारी रचनाएं कालिदास की हैं। और ये गुप्त काल के सबसे महान साहित्यकारों में माने जाते हैं। न केवल गुप्त काल, बल्कि ये पूरे प्राचीन भारत में संस्कृत के महान साहित्यकार हुए और इन्हें भारत का विलियम शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो एक और तमिल एपिक मिला है, उसका नाम है मणिमेखलई, और इसके जो राइटर थे जिन्होंने इसे कंपोज किया, उनका नाम था शीतलय सत्यनार। लगभग 600 एडी के आसपास, यानी बाद के संगम या तमिल कवियों के सम्मेलन में इसकी रचना हुई। और इसमें माधवी और कोवलन की बेटी की कथा मिलती है। फिर इसके बाद कालिदास जैसे महान साहित्यकारों का नाम भी इसी युग से जुड़ा हुआ है, यानी गुप्ता एज में कालिदास जैसे महान साहित्यकार हुए। फिर कालिदास की एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है मेघदूत, उसका एक श्लोक यहां पर दिया गया। यहां उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश लिया गया है, जिसमें एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। तो इसमें कवि ने कल्पना को सामने रखा है कि किस तरह से एक प्रेमी है जो अपनी प्रेमिका से बिछड़ा हुआ है, और वो अपने संदेशों को अपनी प्रेमिका तक पहुंचाने के लिए बादल को अपना संदेशवाहक बनाता है। कैसे? तो उसकी पूरी ये कहानी है। तो यहां पर उसी के एक अंश के माध्यम से दिया गया कि कालिदास जैसे महाकवि ने कैसे एक महत्वपूर्ण रचना तैयार की है। तो एक यहां श्लोक आप देखें, वर्स फ्रॉम द मेघदूत। तो कालिदास की बेस्ट नोन पोएम मेघदूत में से एक अंश देकर यह बताया गया कि उनकी कल्पनाएं किस तरह से थी, प्रकृति से उनका संबंध कैसे था, प्राकृतिक चीजों से कितना उनका लगाव था। फिर पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण, प्राचीन भारत में पुराणों का या फिर स्मृतियों जिक्र आता है, तो इसमें यहाँ पर पुराण क्या है इसके बारे में बताया गया। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थीं, इसी काल में लिखी गईं। तो जो हिंदू धर्म से जुड़ी प्रचलित कहानियां थी, उन्हीं की जो रचनाएं की गई, संकलन किया गया, वो पुराण कहलाए। यानी हम ये कह सकते हैं कि पुराण का अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल में हुआ। अगर यही प्रश्न बच्चों आपके पेपर में आ गया कि पुराणों का संकलन कब हुआ था, तो पुराणों का संकलन अंतिम रूप से गुप्त काल में हुआ। वैसे तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है और इसको मौर्योत्तर काल का संकलन माना जाता है। लेकिन पुराणों की कुल संख्या 18 है और इन 18 पुराणों का अंतिम रूप से संकलन अगर देखा जाए तो वो गुप्त काल में जाकर होता है, 7वीं सदी ईस्वी में।
पुराण दरअसल संस्कृत के शब्द से बना जिसका अर्थ ही होता है प्राचीन। पुराणों में भगवान विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां मिलती है। आज भी हमारे हिंदू धर्म में इनका विशेष महत्व है। आप सब जानते हैं गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण। तो ये जो पुराण है ये कहीं ना कहीं धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में तो जानकारी देते ही हैं, इसके साथ साथ उस समय प्राचीन भारत की सामाजिक संरचना कैसी थी, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, उसको भी जानने का एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। हाँ मनीषा, बहुत जल्दी मैं अपने प्लेटफॉर्म पर वो क्लासेस शुरू करूंगा। अब वहां के प्लेटफॉर्म पर क्लासेस नहीं हो पाएंगी, मैंने आप सबको पहले ही बताया। अब वो क्लासेस आपको मेरे अपने पर्सनल प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। कैसे मिलेंगी, बहुत जल्दी अनाउंसमेंट करूंगा। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां। तो जो देवी देवताओं की पूजा की विधियां इसमें हैं, उसका वर्णन यहाँ पर पुराणों में दिया गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर कैसे संसार की रचना हुई, जैसे मत्स्य पुराण में सृष्टि के रचना के बारे में भी जानकारी मिलती है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इसे सुन सकते थे। तो ये प्राचीन भारत के सामाजिक दशा को भी व्यक्त करता है कि सामाजिक तौर पर शूद्रों की क्या दशा रही होगी, स्त्रियों की क्या दशा रही होगी, और किस तरह से जिन्हें वेद पढ़ने का भी अधिकार नहीं था वो पुराण से धार्मिक कथाएं सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे जिसे लोग सुनने आते थे। फिर दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण, संस्कृत के दो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं महाभारत और रामायण। तो बहुत लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे, आज भी इनकी लोकप्रियता आप सब जानते ही हैं। कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित ही होंगे कि महाभारत में कौन सी कहानी है, कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी। तो आप सब जानते हैं कि हस्तिनापुर राज्य का इतिहास, कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की जो कथा, महाभारत का युद्ध, ये महाभारत जैसे महाकाव्य में इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। तो वैदिक जनों में पुरुवंश का जिक्र होता है और पुरुवंश की राजधानी थी हस्तिनापुर, जिसको पाने के लिए कौरव पांडवों में युद्ध लड़ा गया। ये कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वो करीब 1500 साल पहले लिखी गई। यानी महाभारत का भी संकलन अंतिम रूप से गुप्त काल में हुआ। तो जब हम बात करते हैं कि प्राचीन भारत में गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है, किस सेंस में स्वर्ण युग कहा गया, क्यों गुप्ता पीरियड को क्लासिकल एज ऑफ एंशिएंट इंडिया या गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया कहते हैं? क्योंकि गुप्तों के शासन काल में ही, गुप्त काल में ही, चाहे साहित्यिक सृजन की बात करें यानी लिटरेरी डेवलपमेंट की बात करें, चाहे आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें, हमें काफी डेवलपमेंट दिखाई देता है। तो कला और संस्कृत के विकास के नजरिए से, आर्ट और आर्किटेक्चर के डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग माना जाता है, यानी उसे क्लासिकल एज ऑफ एंशिएंट इंडिया कहा जाता है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य भी अंतिम रूप से गुप्त काल में ही संकलित हुए थे, क्योंकि महाभारत के संकलन के विषय में शायद आप जानते हो कि इसमें आरंभ में केवल 8800 श्लोक थे और उस समय यानी 8800 वर्सेस थे, और उस समय इसका नाम था जय संहिता। तो महाभारत मूल रूप से जय संहिता के नाम से संकलित हुआ था। तो जब यहाँ पर महाभारत की हम बात करते हैं, बाद में इससे श्लोकों की संख्या बढ़कर हो गई 24,000। जब 24,000 श्लोक हो गए तो इसका नाम भारत संहिता हो गया, इसे भारत संहिता कहा जाने लगा। और जब श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई, इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए, तो ये कहलाया महाभारत।
तो अंत में ये महाभारत के नाम से संकलित हुआ। तो जो अंतिम संकलन इसका है वो गुप्त काल में ही हुआ। बिल्कुल ऐसे ही रामायण में भी स्थिति रही है। रामायण भी मूल रूप से 6000 श्लोकों में लिखा गया था महर्षि वाल्मीकि, फिर बाद में बढ़कर ये 12000 हो गई संख्या, और फिर अंत में बढ़कर इसमें भी 24000 श्लोक हो गए। तो रामायण महर्षि वाल्मीकि की रचना है, जिनको प्राचीन भारत का महान कवि या आदि कवि, भारत के आदि कवि माने जाते हैं महर्षि वाल्मीकि, उनकी रचना है रामायण। और वेद व्यास ने महाभारत को संकलित किया, और इस तरह से अगर हम देखें तो गुप्त काल में आकर इसका फाइनल कंपाइलेशन हुआ। पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। हालांकि कुछ पुस्तकों में आप ऐसा भी देखेंगे बच्चों कि पुराणों के संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष और उनके बेटे उग्रश्रवा माने जाते। तो कुछ ऐसा भी विवरण आता है जिसमें लोमहर्ष और उनके बेटे उग्रश्रवा का जिक्र होता है, लेकिन पुराणों और महाभारत का संकलन वो व्यास के नाम से भी जोड़ा जाता है। तो महाभारत के संकलनकर्ता तो वेद व्यास थे, नो डाउट, लेकिन इसके साथ साथ पुराणों के भी संकलनकर्ता व्यास माने गए हैं। महाभारत में ही भगवत गीता भी है। महाभारत के अलग अलग पर्व हैं, उसी में से उसके छठे पर्व का नाम है भीष्म पर्व, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे उसको भगवत उपदेश या भगवत गीता कहते हैं। और इस तरह से महाभारत का एक अंश है श्रीमद् भगवत गीता। भगवान कृष्ण के मुखार वृंद से अर्जुन को अपने कर्म के प्रति जो सचेत किया गया, कर्म के प्रति जो उनको जागरूक किया गया, उसकी पूरी गाथा है महाभारत में श्रीमद् भगवत गीता नाम से, महाभारत के छठे पर्व में, जिसका नाम भीष्म पर्व है। तो ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं विवरण, ये गुप्त काल के साहित्यिक उपलब्धियों की चर्चा। तो प्राचीन भारत में ऐसे कई साहित्यिक सृजन, ऐसे कई लिटरेरी वर्क में देखने को मिलते हैं जिसने पूरे विश्व में साहित्यिक रूप से नाम अमर किया। यानी महाभारत और रामायण पूरे विश्व में लोकप्रिय साहित्यिक रचनाओं में से जानी जाती है। रामायण की कथा कौशल के राजा राम के बारे में है। उनके पिता उन्हें वनवास में भेज दिए थे, वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। ये शायद भारत में बच्चों को पढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं है, ये हमारे संस्कृति में रचा बसा है। और भारत का बच्चा बच्चा रामायण की कहानी जानता है, माता सीता हो या भगवान राम हो, ये शायद पढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं। लेकिन क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक में जो एकेडमिक रूप से बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनके अंदर एक रोचकता पैदा हो, वो भी इस तरह की चीजों को जान सके, इसलिए पाठ्यक्रम का इसे हिस्सा बनाया गया। अदरवाइज ये भारत की संस्कृति का हिस्सा। और आप सब जानते हैं आज की तारीख में इसी से संदर्भित एक बहुत बड़ी चीज फलीभूत होने जा रही है, भगवान राम की जन्मस्थली कौशल, जिसका वर्तमान नाम है अयोध्या। कौशल एक महाजनपद था और इसी की राजधानी थी अयोध्या। यहीं पर भगवान राम का जन्म हुआ और उनकी जन्मस्थली पर ही एक भव्य मंदिर बहुत जल्दी प्राण प्रतिष्ठित होने वाला है। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या पहुंचे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। तो बाद में यहाँ जो बाद में शब्द आया कि लिखित रूप दिया गया, यही समय है गुप्त काल। गुप्त काल में अंतिम रूप से संकलन, अंतिम रूप से संकलन हुआ, फाइनल कंपोजिशन। तो रामायण और महाभारत का अंतिम रूप से संकलन कब हुआ था? गुप्त काल में। और जो संस्कृत में लिखा गया रामायण है, इसके रचनाकार महर्षि वाल्मीकि। तो रामायण में भी प्रारंभ में 6000 श्लोक थे, फिर 12000 श्लोक हुए, अंत में 24000 श्लोक हुए। इसके रचनाकार महर्षि वाल्मीकि है। महाभारत में 8800 श्लोक थे, 8800 वर्सेस। फिर उस समय उसका नाम जय संहिता था। फिर जब उसमें 24000 श्लोक हो गए तो उसका नाम भारत संहिता हो गया। उसमें भरत जन की कथा मिलती है, भरत के वंशजों की कथा मिलती है। इसीलिए फिर आगे चलकर
जो ये युद्ध लड़ा गया भरत के वंशजों के बीच, यानी पूर्व राज्य की राजधानी हस्तिनापुर पाने के लिए कौरव पांडवों में जो युद्ध लड़ा गया, उसी को महाभारत का युद्ध कहते हैं। तो रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्व ओल्ड स्टोरीज, इन ओल्ड स्टोरीज को प्रिजर्व करने के लिए, रिकॉर्ड के रूप में रखने के लिए ही दो एपिक लिखे गए, संस्कृत के दो ग्रेट एपिक माने गए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ पुराण भी लिखा गया। तो एक तो पुराण की चर्चा मैंने की, पुराण के बारे में आपको एक फैक्ट भी मैंने बताया कि पुराणों की कुल संख्या है 18, जिसमें सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण को माना जाता है। और इसके अलावा आप देखें विष्णु पुराण, शिव पुराण, दुर्गा, पार्वती, इन सब के बारे में, यानी देवी देवताओं के बारे में इन पुराणों में कहानियां मिलती हैं। The Purans contain stories about gods and goddesses. दरअसल पुराण शब्द की मीनिंग ही यही होती है, ओल्ड स्टोरीज, और इसमें हिंदू रिलीजियस स्टोरीज दी गई हैं, और जिसके तहत हम प्राचीन भारत के समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है, कल्चर के बारे में भी जानकारी मिलती है। The Purans were written in simple Sanskrit verse and were meant to be heard by everybody, including women and Sudras who were not allowed to study the Vedas. प्राचीन भारतीय समाज में जो सामाजिक विभाजन था, जो सोशल स्ट्रक्चर था, उसमें महिलाओं की दशा, शूद्रों की दशा काफी डिक्लाइन की ओर थी, और इन्हें वेद पढ़ने सुनने का अधिकार नहीं था। लेकिन पुराणों पर इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। They were probably recited in temples by priests and people came to listen to them, यानी आम जन के बीच पुराणों की कहानी या गाथा गाई जाती थी। फिर टू संस्कृत एपिक्स की मैंने बात की, जिसमें आपको मैंने बताया महाभारत के बारे में, रामायण के बारे में, महाभारत रामायण पर जो चर्चा भी की मैंने, वही यहां पर डिटेल में आप देख रहे हैं, इंग्लिश में भी डिस्क्राइब कर दिया गया। अब आते हैं आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां, जो आम जन कहते थे। आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें से तो कुछ ऐसे भी हैं जो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। तो जातक अगर आप देखें, यहाँ जो जातक का जिक्र हो रहा है, ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ साहित्यिक रचनाएं, ये बौद्ध धर्म की साहित्यिक रचनाएं हैं, और ये पाली भाषा में रचित हैं। पाली प्राकृत जैसी भाषा में इन्हें रचा गया है। पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, आचार्य विष्णु शर्मा ने इसका संकलन किया। पंचतंत्र में लोक कथाएं मिलती हैं, आम जन के बीच जो प्रचलित कथाएं थी। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंग और अजंता के चित्रों में भी दर्शाई गई। तो मैंने आपको सैटरडे वाली क्लास में भी बताया था कि जो अजंता में चित्र बनाए गए हैं, उस कथानक का विषय, उसकी थीम जातक कथाओं पर आधारित है। यानी अजंता में बनाए गए चित्र किस साहित्यिक रचना से प्रेरित है? अगर ऐसा कोई प्रश्न आ गया तो आंसर लगाएंगे जातक कथाएं। और जातक कथाएं एक तरीके से फॉकटेल है महात्मा बुद्ध की, यानी महात्मा बुद्ध की अर्ली बर्थ स्टोरीज है, उनके पूर्व जन्म की कहानियां जो जनमानस में, जन समुदाय में प्रचलित में थी, उन्हीं को यहाँ पर साहित्यिक रूप से तैयार किया गया। फिर है बंदर राजा की कहानी। तो यहाँ पर इन्हीं में से एक बहुत चर्चित कहानी है बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ, वो हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ का फल बहुत प्रिय था। ये आम बहुत मीठे होते थे, इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था, उसे वो आम मिला, उसे चक्कर वो हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं।
राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की योजना बनाई। तो इसी को यहां पर आप देखें किस तरह से चित्रित किया गया कहानी के रूप में। यहां पर इसको एक पिक्चर के फॉर्म में उतारा गया है कि किस तरह से बंदर और सैनिकों की लड़ाई हुई। वहां पहुंचकर राजा और उसके दरबारियों ने जो आम खाया उस पर अपना अधिकार समझते हुए बंदरों को नष्ट करने की कोशिश की। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। उसके एक छोर को वो तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। इस प्रयास से वो इतना थक गया कि मरणासन्न होकर गिर पड़ा। राजा ने जब ये सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफी कोशिश की, पर वो सफल ना हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्रों में इसे दिखाया गया है। तो आप देखिए जातक कथाओं में जिस तरह से वर्णन मिला है वो भरहुत में, मध्य प्रदेश में भरहुत नाम के एक स्थान पर स्तूप पर ये चित्र बना हुआ। ये भरहुत स्तूप के चित्र हैं जो ये दिखाते हैं कि उस समय जनमानस में किस तरह की लोक कथाएं प्रचलित थी। यानी ये भरहुत के स्तूप पर मिला है। तो स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, यानी जो आम जनों के बीच में स्टोरी उस समय प्रचलित थी, उस समय जो जनमानस में प्रचलित थी, उसका वर्णन भी हमें स्तूपों से, स्थापत्य से पता चलता है। तो यहां पर कई बार रेलिंग्स ऑफ स्तूपास पर इस तरह की कथाओं को, इस तरह की कहानियों को विषय के रूप में चित्रित किया गया। जैसे एक उदाहरण भी आपने अभी देखा, अजंता में भी जातक कथाओं पर आधारित चित्र मिलते हैं। तो यहां पर ऐसी ही एक स्टोरी भी दी गई है, बंदर राजा की कहानी, मंकी किंग के बारे में जो कहानी मैंने अभी आपको बताई। तो ये स्टोरी यहां पर एक पीस ऑफ स्कल्पचर पर दिखाई देता है। ये स्तूप मिला है भरहुत में, मध्य प्रदेश में भरहुत स्तूप पर इस तरह के चित्रांकन मिलते हैं। अब आते विज्ञान की पुस्तकें, यानी प्राचीन भारत में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी उपलब्धियां आई। साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी आप देख सकते हैं कि एंशिएंट इंडिया में हमने ग्रेट अचीवमेंट्स हासिल की। खासकर उस दिन यानी सैटरडे की क्लास में भी मैं आपको क्या बता रहा था कि जो दिल्ली के मेहरौली में लौह स्तंभ मिला है, आयरन पिलर मिला है, वो इस बात का प्रमाण है कि उस समय भी लोग मेटलर्जी के बारे में जानते थे, धातु विज्ञान के बारे में जानते थे। धातु विज्ञान कितना विकसित रहा होगा कि उस समय उच्च कोटि के लोहे को प्रगलन भट्टियों में किस तरह से गलाकर और उससे एक स्तंभ तैयार किया गया होगा जो आज तक जंग रहित है। तो ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो विज्ञान की पुस्तकों की अगर मैं बात करूं, इस समय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में एक रचना तैयार की, आर्यभट्टियम। अब यहां पर आर्यभट्ट का जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र के महान गणितज्ञ हुए जो आज का पटना है, और ये भी गुप्त काल के हैं। गुप्त काल के हैं क्योंकि आर्यभट्ट का जन्म भी 6th सेंचुरी एडी में। तो इसी समय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। विवेक जी पेशेंस रखिए, क्लास ओवर होने के बाद आपसे बात कर लूंगा, आप परेशान ना हो। कोई बात एक बार कही जाती है, समझदार व्यक्ति वो एक बार में ही आपकी बात समझ जाएगा। तो आप मुझसे उम्मीद करें, मैं इतना समझ रखता हूं कि आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन क्लास ओवर होने के बाद मैं आपसे बात करूंगा। क्लास खत्म होने के बाद आप बात कर लीजिएगा, ठीक। क्या बर्बाद चला गया क्या नहीं ये सब तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप इतनी समझ रखिए कि क्लास ओवर होने के बाद फिर मैं अभी आपसे बात कर लूंगा कि क्या आपका बर्बाद चला गया। चलिए, तो इसी समय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते। यानी आप सोचिए किस समय उन्होंने ये बात बता दी थी कि पृथ्वी पर दिन और रात की घटना क्यों हो रही, घूर्णन के कारण।
यानी रोटेशन के कारण अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है और इस कारण से दिन और रात की घटना होती है। आर्यभट्ट ने 6th सेंचुरी एडी में ही बता दिया, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता और डूबता। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया था। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढी थी, तो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। तो आप सोच सकते हैं कि भारत में, प्राचीन भारत में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी हम कितना आगे थे। वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य, ये कुछ अन्य गणतज्ञ भी उसी दौर के हुए खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। इनके बारे में आप अन्य बहुत सारे स्रोतों में भी पढ़ते होंगे। जैसे भास्कराचार्य की एक प्रसिद्ध पुस्तक रही लीलावती, उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर गणित की एक पुस्तक लिखी लीलावती। फिर वराह मिहिर ने बृहद संहिता नाम से एक पुस्तक लिखी, खगोल विज्ञान से संबंधित बातें पता चलती है। ब्रह्मगुप्त भी एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हुए। तो आर्यभट्ट, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, ऐसे बड़े बड़े विद्वान उस समय हुए, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक हुए ये। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि गुप्त काल प्राचीन भारत के लिए स्वर्णिम युग था, यानी स्वर्ण काल था। ये बात अलग है कि गुप्त काल सामाजिक तौर पर, सोशली अगर देखा जाए तो पिछड़ेपन का युग भी था। सामाजिक तौर पर गुप्त काल में कई बुराइयां मौजूद थी, चाहे वो सती प्रथा की बात कर लें, चाहे अनटचेबिलिटी जैसे प्रैक्टिसेस की बात कर लें। तो हम ये कह सकते हैं कि गुप्त काल वो कला और संस्कृत के पक्ष से जरूर बहुत आगे था, और इसलिए हम कहते हैं गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग था। शून्य के बारे में भी बच्चों आप जानते ही हैं, आयुर्वेद के संदर्भ में भी आप जानते ही हैं कि गुप्त काल की क्या उपलब्धि रही। शून्य की बात करें तो अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यह धीरे धीरे यूरोप में भी फैल गई और आज पूरी दुनिया में इसका प्रयोग किया जाता है। तो शून्य की खोज का श्रेय आर्यभट्ट को दिया जाता है, और अगर आर्यभट्ट ने शून्य की खोज नहीं की होती तो आप सोचिए कि आज गणना में कितनी दिक्कत होती। फिर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, एक का नाम चरक और एक का नाम यहाँ सुश्रुत। चरक और सुश्रुत कनिष्क के समय हुए, यानी कुषाण काल में हुए, तो इनका समय द्वितीय शताब्दी ईस्वी और चौथी शताब्दी ईस्वी बताया जा रहा है। चरक और सुश्रुत का समय माना जाता है कि ये कुषाणों के शासन काल में थे, और ये सुश्रुत को प्राचीन भारत का पहला शल्य चिकित्सक यानी सर्जन माना जाता है। चरक द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, उसका नाम चरक संहिता है। ये औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। ऐसे ही सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी है, इसमें शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी की विधियों का उन्होंने वर्णन किया है। तो आयुर्वेद और शून्य के संदर्भ में यहां पर, यानी जीरो और आयुर्वेदा में प्राचीन भारत का क्या कंट्रीब्यूशन रहा। फर्स्ट सेकेंड सेंचुरी में तो महान आयुर्वेदाचार्य हुए चरक और सुश्रुत। सुश्रुत का टाइम हालांकि इसमें 4th सेंचुरी एडी लिखा है, और दूसरी तरफ मैंने कहा जीरो इन्वेंट किया आर्यभट्ट ने। और हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन भारत ज्ञान विज्ञान के मामले में भी बहुत समृद्ध था। तो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, ये मेडिसिन के फील्ड में दो महान उपलब्धियां प्राचीन भारत की रही हैं। अब जरा विश्व के अन्य भागों की बात कर लें। एनसीईआरटी के अध्याय की समाप्ति पर इसी तरह से समापन होता है कि जिस दौर का इतिहास आप पढ़ रहे हैं उसी दौर में विश्व के अन्य भागों में भी कुछ चीजें हुई, कुछ उपलब्धियां आई। जैसे कागज के खोज के बारे में एक जानकारी दी गई। कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज पर छपी होती है, उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज का ही उपयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। एक और प्रश्न का जवाब आपको यहां पर मिला बच्चों की, कागज के खोजकर्ता या आविष्कारक कौन थे? काई लून।
तो कागज का नाम ध्यान रखिएगा, कागज जिस पर आप लोग नोट्स बनाते हैं, कापियां यूज करते हैं, लिखते पढ़ते हैं, इसका श्रेय जाता है किस व्यक्ति को? एक चाइनीज को, जिसका नाम था काई लून। शायद आपके लिए एक नई जानकारी हो, लेकिन आप नोटिस करें बच्चों की क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक में इस तरह की जानकारियां मौजूद हैं। तो हम जब क्लास 6 की बुक का नाम सुनते हैं तो लगता है कि सर जीएस के लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती, इसको क्या पढ़ना? लेकिन आप खुद देखिए कि आज मैं 11वां अध्याय समाप्त कर रहा हूं और पूरे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पर भले ही बड़ा बेसिक सा ये पूरा कंटेंट हो, लेकिन आपको एक समझ विकसित कराता है प्राचीन भारत के बारे में। प्राचीन भारत के कालक्रम के बारे में आप स्पष्टीकरण होगा, प्राचीन भारत की उपलब्धियां जो रही उसके बारे में जानकारी होगी। तो एनसीईआरटी की हर एक किताबें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने टारगेट ही सेट किया कि आपको 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी पढ़ाने वाला हूं। तो उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ों की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाई, उसे पानी में भिगो दिया, फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। एक तो चाइनीज लोग इस मामले में हमेशा ही ऐसे रहे हैं कि आप देखिए, रेशम की खोज चीन में हुई, उन्होंने सदियों तक उसे भी गुप्त रखा। फिर इसके बाद कागज बनाने की तरकीब उन्होंने सीखी, इसे भी गुप्त रखा। और कोरोना संकट भी किसी तरीके से उन्होंने ऐसे ही गुप्त रख लिया, जिससे विश्व को आगे चलकर एक पैंडेमिक का शिकार होना पड़ा। तो आप देखिए कि यहाँ पर कई चीजें गुप्त रखने का कल्चर ही जैसे लगता है चाइना में रहा है। तो रेशम की खोज हो चाहे कागज की खोज हो, इस क्षेत्र में चीन ने उपलब्धि अर्जित की और फिर आगे चलकर दुनिया को यहीं से रेशम और कागज के बारे में पता चला। करीब 1400 साल पहले ये कोरिया तक पहुंचा, यानी करीब 1900 साल पहले चीन में आया, फर्स्ट सेंचुरी एडी में। उससे थोड़ा सा आप कह सकते हैं बाद में सेकेंड सेंचुरी एडी तक, और फिर 7th सेंचुरी एडी तक आते आते कोरिया के लोग भी कागज का इस्तेमाल करने लगे। इसके तुरंत बाद ही फिर ये जापान पहुंचा और करीब 1800 साल पहले बगदाद में पहुंचा। फिर बगदाद से यूरोप, अफ्रीका, एशिया सभी जगह ये फैलता चला गया और उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से पहुंची। यानी बगदाद के व्यापारी, अरब के व्यापारी जब भारत के क्षेत्रों में आए तो यहां से कागज का ज्ञान भारत भी पहुंचा। तो एल्सवेयर करके जो टॉपिक रहता है, इसमें आप देखते हैं कि विश्व के अन्य भागों में क्या डेवलपमेंट रहा। तो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां याद रखिएगा इस चैप्टर में जो आपने पढ़ा, जैसे स्तूप निर्माण की शुरुआत कब हुई, स्तूप क्या था ये आपने पढ़ा, लगभग 2300 साल पहले। अमरावती 2000 साल पहले एक सांस्कृतिक स्थल था, महाराष्ट्र राज्य क्षेत्र के अंतर्गत और आंध्र प्रदेश की सीमा के अंतर्गत, महाराष्ट्र और आंध्र के सीमावर्ती भागों में। फिर कालिदास 1600 साल पहले एक महान कवि हुए, आज की तारीख में आंध्रा रीजन में पड़ेगा। तब सातवाहनों का, वाकाटकों का वो राज्य क्षेत्र हुआ करता था, महाराष्ट्र आंध्रा का रीजन, जहां अमरावती एक सांस्कृतिक केंद्र बना। फिर लौह स्तंभ दिल्ली से मिला, भीतर गांव का मंदिर कानपुर में, उधर अजंता की चित्रकारी मिली, आर्यभट्ट, ये सब गुप्त काल के समय से जुड़ा हुआ है, यानी 1500 साल पहले। और ऐसे ही करीब 1400 साल पहले का एक दुर्गा मंदिर एहोल से मिला है, जो एकास्मक चट्टान को काटकर बनाया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी है। अब यहां पर तिथियों पर एक नजर दी गई है, यानी जितनी चीजें अब तक आपने पढ़ी हैं ये उसी को कंक्लूड करता है। आपने ये सारी चीजें बच्चों पढ़ ली है, उसी का ये एक्सप्लेनेशन है कि आप इसको रिवीजन कर सके, इसलिए ये दिया गया। अब एक पॉइंट और क्लियर कर दूं कि क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।